हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर पल्लव मित्तल, सहआचार्य राजनीतिक विज्ञान विभाग, LBS गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली, अपने गत व्याख्यान से ही आगे बढ़ते हुए अरस्तु के क्रांति संबंधी विचारों के बारे में ही पुनः आज आपके सामने अपने विचार रखूँगा। अपने पहले व्याख्यान में जहाँ मैंने अरस्तु के द्वारा क्रांति की परिभाषा, क्रांति के सामान्य कारण, विशिष्ट कारण और विशिष्ट शासन व्यवस्था में क्रांति के विशिष्ट कारणों के बारे में बात की थी, वहीं अपने आज के व्याख्यान में मैं अरस्तु के द्वारा क्रांति को रोकने के लिए जो उपाय हैं, इस विषय पर चर्चा करने जा रहा हूँ। ये विषय अपने आप में अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि अरस्तु के अलावा कोई भी राजनीतिक विचारक ऐसा नहीं है जिसने क्रांति के कारणों के बारे में बात करने के साथ ही क्रांति के उपचारों के बारे में भी हमें बताया हो, हमें उनसे अवगत कराया हो और उसके चिंतन की यही धारा ही उसे विशिष्ट बनाती है। इसीलिए अरस्तु को प्रमुख यथार्थवादी और व्यवहारिक राजनीतिक विचारक कहा गया है। क्रांति के उपचारों पे चर्चा करने वाला अरस्तु पहला व्यक्ति था। उसके द्वारा दी गई सूची के अलावा शायद ही कोई और ठोस उपाय आज तक क्रांति के बारे में किसी भी राजनीतिक विचारक ने सोचा होगा। उसके द्वारा क्रांति के जो उपचार बताए गए हैं वो निम्न हैं। अरस्तु का मानना है कि क्रांति का मूल कारण ये होता है कि जब नागरिकों में संविधान के प्रति यदि निष्ठा, आस्था और श्रद्धा ना हो तो क्रांति की संभावनाएं अधिक होती हैं। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि नागरिकों में संविधान के प्रति आस्था हो, शासक जनता के द्वारा कानून का पालन सुनिश्चित कराने में सक्षम हो। ऐसे में क्रांति से बचा जा सकता है। इसलिए शासक को छोटी मोटी घटनाओं को मामूली मानकर उन्हें कदापि नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। साथ ही शासक और शासितों के बीच हमेशा सद्भावना बनी रहनी चाहिए। इसके लिए दोनों के बीच परस्पर संवाद का होना बहुत ज़रूरी है। समस्याओं का समाधान होना ज़रूरी है। साथ ही समस्याओं पर यदि समाधान ना भी हो, परंतु शासन के द्वारा यदि प्रतिक्रिया हमारे सामने आती है तो विरोध की संभावनाएं अपने आप ही कम हो जाती हैं। विधि का शासन और उसका पालन होना चाहिए, क्योंकि इससे शासकों की निजी महत्वाकांक्षा और निरंकुशता पर नियंत्रण रहता है। और जब शासकों की निरंकुशता पर नियंत्रण रहता है तो ऐसे में स्वाभाविक सी बात है कि क्रांति होने की संभावनाएं भी कम हो जाती हैं। अरस्तु ने जहाँ क्रांति के कारणों के बारे में बात करते हुए हमें बताया कि विषमता क्रांति का कारण है, तो स्पष्ट है कि विषमता के कारण ही अन्याय की उत्पत्ति होती है और अन्याय ही किसी भी व्यवस्था में क्रांति को जन्म देती है। इसलिए किसी भी शासन व्यवस्था में
सरकार का लक्ष्य समानता का होना चाहिए। शासकीय पदों पर सीमित समय के लिए नियुक्ति होने पर अन्याय की संभावनाओं को स्वतः ही कम करने में मदद मिलेगी। अरस्तु कहता है कि मध्यम वर्ग का आचरण हमेशा मर्यादित होता है किसी भी व्यवस्था में। इसीलिए मध्यम वर्ग का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये उच्च और निम्न वर्ग के बीच एक सेतु के रूप में काम करता है। ये धनिक और निर्धन वर्ग के बीच की खाई को कम करता है। मध्यम वर्ग की प्रधानता विद्रोह की संभावनाओं को सीमित करने का काम करती है। किसी भी राज्य में आर्थिक असमानता कम से कम होनी चाहिए। शासकों का यही प्रयास होना चाहिए और उनकी कोशिश होनी चाहिए कि ना तो कोई बहुत अधिक धनवान हो और ना ही कोई इतना गरीब हो कि उसकी दुर्दशा हो जाए। इन सब से अलग अरस्तु शिक्षा को क्रांति को नियंत्रित करने के लिए महत्वपूर्ण मानता है। उसका कहना है कि बच्चों को शुरू से ही समुचित शिक्षा पद्धति के द्वारा यदि प्रशिक्षण दिया जाए, जिससे शासन व्यवस्था के प्रति उनकी स्वाभाविक निष्ठा उत्पन्न हो जाए और कानून पालन स्वाभाविक रूप में हो जाए, तो परिवर्तन की मांग की संभावनाएं अपने आप ही कम हो जाएंगी। एक कूटनीतिज्ञ की भांति अरस्तु कहता है कि क्रांति की संभावनाओं को कम करने के लिए राज्य की आंतरिक समस्याओं से ध्यान हटाकर जनता का ध्यान वैदेशिक मामलों की ओर शासक को ले जाना चाहिए। इससे नागरिकों में देश प्रेम की भावना जागृत होगी, जनता संगठित होगी, उसमें समर्पण की भावना जागृत होगी और शासक का और शासन का विद्रोह करने की बजाय वे शासक के करीब रहकर उसका सहयोग करेंगे। राजकीय पदों पर वह राजकीय सम्मानों का राज्य में न्यायोचित वितरण होना चाहिए। इससे राज्य में उत्पन्न होने वाली असंतोष की भावना को भी नियंत्रित किया जा सकेगा। स्वाभाविक सी बात है, क्रांति को भी नियंत्रित किया जा सकेगा। राज्य में होने वाले मामूली परिवर्तनों को किसी भी शासक को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। जो परिवर्तन क्रांति की ओर ले जाएं, उन्हें शुरुआती दौर में ही समाप्त कर देना चाहिए। शासक वर्ग के लोगों के बीच परस्पर सद्भाव बना रहना चाहिए। उनके बीच राजनीतिक शक्ति या धन को लेकर कोई भी प्रतिस्पर्धा नहीं होनी चाहिए। मिश्रित संविधान व शिक्षा का क्रांति के उपायों के रूप में अरस्तु एक प्रभावशाली योगदान मानता है। इन सामान्य उपचारों के अलावा अरस्तु विशिष्ट शासन प्रणाली में क्रांति को रोकने के लिए विशिष्ट उपायों का भी उल्लेख करता है। जैसे कि राजतंत्र में उसका कहना है कि शासक का संयत व्यवहार जनता में प्रतिद्वेष की भावना को काफ़ी हद तक कम कर देता है और क्रांति की संभावनाएं कम की जा सकती हैं। वहीं निरंकुश तंत्र में अरस्तु कहता है कि शासक को जनता के बीच एक छद्म आचरण रखना चाहिए और जनता को भ्रमित करते रहना चाहिए, जिससे जनता को लगे कि जो कर संग्रहित किया जा रहा है और जो खर्च हो रहा है
वो सब उनके हित में है। इसके लिए शासक को फिजूल खर्ची से बचना चाहिए और अपने गंभीर स्वभाव के द्वारा जनता के बीच अपनी एक अच्छी छवि प्रस्तुत करनी चाहिए। जहाँ तक प्रजातंत्र का सवाल है, अरस्तु स्पष्ट करता है कि प्रजातंत्र में संपन्न वर्ग के साथ कभी भी दुर्व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। उनकी संपत्ति की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उन्हें आश्वस्त रखा जाना चाहिए कि उनके साथ कभी भी कुछ बुरा नहीं किया जाएगा और ऐसा करने से प्रजातंत्र में परिवर्तन की संभावनाओं को नियंत्रित किया जा सकता है। धनिक तंत्र में गरीबों की मांग और समस्याओं का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए, जिससे उनमें उपेक्षा की भावना न पैदा हो। उनकी प्रति हुए दुर्व्यवहार को कठोर दंड के द्वारा दंडित किया जाना चाहिए। यथासंभव संपत्ति व जागीर को समान रूप से बांटा जाना चाहिए और इस प्रकार विशिष्ट शासन प्रणाली में वो विशिष्ट उपचारों के माध्यम से राजनीतिक व्यवस्था को स्थिर बनाने के सुझाव हमारे सामने प्रस्तुत करता है। उपरोक्त समस्त विश्लेषण से ये स्पष्ट है कि अरस्तु का क्रांति शब्द का अर्थ व्यापक है, जिसमें राज्य और राजव्यवस्था दोनों में होने वाले परिवर्तनों को शामिल किया गया है। क्रांति मूलतः शासक और शासितों के हितों में टकराव का परिणाम है, जिसका मुख्य कारण आर्थिक विषमता है। अरस्तु का क्रांति के कारण और उनके उपचारों का विश्लेषण पूर्णतः यथार्थवादी है और आधुनिक युग तक शासकों के लिए मार्गदर्शन का काम करता है।